हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 6 का, जो कि है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अन्नेन जतानी जीवंती, पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है। क्या है? एक संस्कृत की सूक्ति, जिसका अर्थ होता है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। अगर हम आहार नहीं लेंगे तो हमारे जीवन कैसे चलेगा? हम बिना आहार के क्या जी सकते हैं? ये आप हमें कमेंट में बताएं। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम देखेंगे हम क्या खाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। हम प्रतिदिन क्या लेते हैं? आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। अगर हम आहार नहीं लेंगे तो हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों का नाम तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। जो आप प्रतिदिन जो खाना खाते हैं वो आपको 3.1 तालिका में लिखकर पूरा करना है। तो ये है हमारी तालिका 3.1। यहाँ पे हमें दिन का नाम दिया गया है, जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और यहाँ पे हमें खाद्य और पदार्थ का नाम लिखना है। सोमवार को हमने क्या खाया, मंगलवार को हमने क्या खाया, बुधवार को हमने क्या खाया, गुरुवार को हमने क्या खाया, शुक्रवार को हमने क्या खाया, शनिवार को हमने क्या खाया, रविवार को हमने क्या खाया। तो तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? जो तालिका आपने बनाई उस पे आपको आहार देखना है। जो अगर यहाँ पे आपने सोमवार को रोटी सब्जी लिखा तो आपको उस संबंध में क्या विशेषताएं नजर आती है वो आपको बताना है। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही खाना खा रहे हैं या नहीं, या अलग अलग है, या आपकी पसंद अलग अलग होती है? अपनी सूची की तुलना अपने मित्र के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। जो आपने सूची बनाई है और जो आपके मित्र ने सूची बनाई है, अब उन दोनों को मिलान करना है कि आपके मित्र ने क्या खाना खाया और आपने क्या खाना खाया। क्या वो दोनों मिल रहे हैं या नहीं मिल रही है? कहाँ थे हम? हाँ, तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित करिए। जैसे आपने एक ये बनाया तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आई, क्या क्या सेम थी, वो आपको एक कॉपी में लिखना है। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहारों में विविधता है। जो आपने खाना खाया है और जो आपके मित्र ने खाना खाया उसमें विविधता आएगी, मतलब दोनों अलग अलग होंगी। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती होगी? तो हाँ, हमारे सभी राज्यों में ऐसी विविधता पाई जाती होगी। तो ये है अब आपका विभिन्न क्षेत्रों का आहार। क्रियाकलाप 3.1 में आइए और खोज करें। भारत में विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्र, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे विभिन्न राज्य हैं, उसमें अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, वो आपको ढूंढना है। अलग अलग खाना खाए जाते हैं, वो आपको ढूंढ के बताना है। चाहे वो आप अपने पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसे तालिका 3.2 में भरें और कुछ उदाहरण लिखें। तो ये है आपका 3.1। राज्य के नाम पंजाब। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें, जैसे पंजाब में क्या उगाई जाती है? मक्का, गेहूं, चना, दाल। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ, वहाँ पे क्या खाए जाते हैं? मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। पेय, लस्सी, छाछ, दूध, चाय। कर्नाटका में जो उगाई जाती है वो है चावल, रागी,
उड़द, नारियल। खाए जाने वाले जो वहाँ पे हम लोग खाते हैं, इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी, मुड्डे, पाल्या, रसम, चावल। छाछ, कॉफ़ी, चाय। मणिपुर चावल, बांस, सोयाबीन और खाए जाने वाले होते हैं चावल, इरुम्बा मतलब चटनी, उती मतलब पीली मटर और हरे प्याज की तरी, सिंगजू, काकसोई जो आपने यहाँ पे नहीं खाई होगी या फिर आपने बिहार में सुनी भी नहीं होंगी। और होता है पेय में बिना दूध की चाय। वहाँ पे बिना दूध की चाय बनाई जाती है। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? तो हाँ, हमें देश में विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है। और ऐसा क्यों होता है ये हम पढ़ते हैं। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य में विशेष ही खाए जाते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि बिहार में खास में आ जाएगा आपका लिट्टी चोखा, जो कि बिहार में फेमस है। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थ और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किस राज्य के पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाले स्थानीय फसलों पर आधारित होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां विविध प्रकार के मृदा और जलवायु होते हैं। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत में हम लोग देख सकते हैं कि भारत में हमारे बहुत राज्य हैं। आपको पता होगा कि हमारे कितने राज्य हैं? 28। और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियाँ उस विशेष क्षेत्रों में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार विभिन्न हो सकती है। जैसे भारत में बहुत सारी फसलें। अब हम पेज नंबर 37 में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें राज्य की सूची दी गई है। ये हमारी राज्य की सूची है। ये हमारे स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें। ये हमें खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ जो वहाँ की परंपरा चली आ रही है, वहाँ पे क्या क्या अच्छे मौके पे क्या क्या पकवान बनते हैं वो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे पेय दिया गया है। तो पंजाब में क्या उगाए जाते हैं? मक्का, गेहूँ, चना, दालें। और खाए क्या जाते हैं? मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। पेय में क्या होता है? लस्सी, छाछ, दूध या चाय। कर्नाटका में उगाई जाने वाली फसलें हैं चावल, रागी, उड़द, नारियल। और खाए जाने वाले होती है इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी, मुड्डे, पाल्या, रसम, चावल। पेय में होते हैं छाछ, कॉफ़ी, चाय। मणिपुर में होते हैं चावल, बांस, सोयाबीन। ये मणिपुर में उगाए जाते हैं और खाए जाते हैं चावल, इरुम्बा मतलब चटनी, उती पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है, सिंगजू और कांगसोई। और पेय में होता है बिना दूध की चाय। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? तो हाँ, हमें ये राज्य जो था उसमें क्या ये सब सेम था? नहीं, ये सब क्या था? अलग अलग था। तो हमें हर राज्य में क्या दिखाई दी? विविधता दिखाई दी। ऐसा क्यों होता है? अब हम ये चले पढ़ते। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। जो आपने इसमें जानकारी पाई, इसमें क्या करना है? विश्लेषण करना है। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ थे जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ थे जो कि कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों का एक सूची बनाइए। तो आपको क्या करना है? उन खाद्य पदार्थ का क्या बनाना है? एक सूची। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसा भी होता है जो केवल किसी राज्य में विशेष ही खाए जाते हैं। जैसे हम चावल खाते हैं,
इरोम्बा खाते हैं, मतलब चटनी तो हम लोग खाते ही, लेकिन वहाँ पे इरोम्बा बोला जाता है उसको। यहाँ पे इडली खाते हैं, लेकिन इडली बहुत कम खाते हैं हम लोग बिहार में। तो ये क्या हुआ, अलग अलग हुआ। ठीक है, आप समझ गए? अगर नहीं समझे हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे था आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य में पारंपरिक आहार वहाँ उगाए जाने वाले स्थानीय फसलों या स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी राज्य में जैसे कुछ अलग उगाया गया तो वो वहीं पे अच्छा बनता, वहीं पे बनता है। यहाँ बिहार या फिर कोई दूसरे देश में वो नहीं बनता होगा। कोई कोई जैसे यहाँ पे रहने आते होंगे तो वो हो सकता है कि वो खाते होंगे अगर मंगा के, अगर यहाँ पे मिलता होगा तभी तो खाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। यहाँ पे बहुत प्रकार की क्या होती है, मिट्टी होती है, बहुत सारे प्रकार की आपको जलवायु मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, फसल हो सकती है। इस विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न विभिन्न फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे अनेक प्रकार के जलवायु होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी फसलें हम लोग उगा सकते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्ति उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। जैसे यहाँ भारत में हम लोग को क्या पता है, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो यहाँ पे हो सकता है 28 राज्य में अलग अलग संस्कृति, परंपरा, स्वाद, फसल की खेती सब क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई? आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें विभिन्न विभिन्न होती है। आपने इसमें क्या सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की क्या होती है, आदतें अलग अलग होती है। हमारे भोजन का विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती है। हमारे जो भोजन जो हम लोग बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं, मतलब समझ लो कि जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, बहुत सारा मसाला डाल के खाते हैं, और वैसे ही दूसरे राज्य में होता है कि वहाँ पे कम मसाला खाते हैं। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न भोजन बनाने की विधियाँ होती हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है? तो हाँ, अलग समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की आदतें अलग अलग हो गई है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, एक उदाहरण दे सकती हूँ कि पहले क्या थे, आदिवासी थे। वो पहले क्या खाते थे, सब कुछ कच्चा खाते थे, कच्चा मांस भी खाते थे। लेकिन अगर अब भी हम लोग वो सब खाएं, कच्चा मांस ये सब, तो हमारे शरीर के लिए वो क्या होगी, हानिकारक होगी। तो अब हम लोग क्या खाते हैं, खाना पका के खाते हैं। तो जब आदिवासी को पता चला कि खाना पका जैसे वो कहानी मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, ये 37 था, अब हम लोग पेज नंबर 38 में चलते हैं। अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतें और भोजन बनाने की पद्धतियाँ के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्न की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं। किस प्रकार का खाना आप अभी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? किस प्रकार का खाना आप अभी खाते हैं और क्या आप नया खाने लगे हैं? ये किससे पूछ रहे हैं? अपने दादा दादी या फिर कोई जो पुराने हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उसमें क्या और आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या अंतर आया है। पिछले कुछ वर्षों में खान पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हो गई है? जैसे कि पहले खाना क्या बनता था, चूल्हे पे बनता था, लेकिन अब बहुत सारे घर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम घरों में आपको चूल्हा देखने को मिलेगा। तो और बहुत सारे घर में अब आपको क्या मिलेगा, गैस चूल्हा। आपको चूल्हा बहुत कम घरों में देखने को मिल सकता है। अब ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, लेकिन बहुत कम घरों में। खाना पान की संबंधियाँ ये बदलाव किस कारण हुए हैं, ये आपको देखना है। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्धि जनों का साक्षात्कार ले। क पारंपरिक चूल्हा, ख आधुनिक गैस चूल्हा, ग सिलबट्टा। जैसे देख, पहले क्या था, चूल्हा, अब वो क्या चीज़ में बदल गया, गैस चूल्हा में। पहले क्या था, सिलबट्टा, अब क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, जिसको अब आप लोग मिक्सर भी बोलते होंगे। आपके द्वारा लिए गए
साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। पाक पद्धतियाँ, ये क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है। समय के साथ परिवर्तित हो गई है। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हा का उपयोग किया जाता था, जो कि 3.1 में यहाँ पे आप चूल्हा देख सकते हैं। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं। चित्र 3.1 में ख, पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे, क्या थे? पत्थर के सिलबट्टे, जिसमें हम लोग पहले मसाला पीसते थे। अब क्या आ गया है? मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, ग्राइंडर विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने के लिए पीसने के अन्य विधियों का पता लगाइए। और भोजन पकाने के लिए और पीसने के लिए और क्या क्या हो सकती है? जैसे आप भोजन पकाने के लिए आपको इंडक्शन में मिल जाएगा। इंडक्शन वो जिसमें कॉइल रहता है, उसमें अगर आप कुछ, उसका अलग बर्तन आता है, उसमें आप खाना बना सकते हैं। पीसने के लिए और क्या आता है वो आप बताएं कमेंट में। इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। भोजन के घटक क्या है? मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती है कि स्वस्थ ही परम धन है। क्या है? स्वस्थ ही परम धन है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे पास कोई रोग नहीं है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमें बहुत सारे रोग हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आइए जानते हैं कि डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय उस पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? जैसे कि मैराथन हो रहा है, मैराथन एक दौड़ होता है। अगर उसमें हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो दौड़ लगाता है वो ग्लूकोज का पानी क्यों पीता है? वो आप बताएं। ताकि उसको एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम लोग को क्या मिले? ऊर्जा मिले। चलिए पेज नंबर 40 में चलते हैं। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या करता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। तो विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल और मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि शकरकंद आप वो क्या बिहार में क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो, बिहार में अलवा बोलते हैं। तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन सभी में आपको क्या मिल जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? जो हम लोग जो चीनी खाते हैं वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना पसंद करते हैं। हम लोग सर्दियों में क्या खाना पसंद करते हैं? लड्डू। लड्डू का मुख्य सामग्री क्या होता है? बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार का खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वसा। इसे क्या कहते हैं? वसा। घी ये सब क्या आ गया आपका? वसा। जो विभिन्न प्रकार के घी या तेल ये सब होते हैं उसे हम लोग क्या मिलते हैं? वसा। और इससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं।
मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। वसा के कुछ अच्छे स्रोत में क्या आ जाते हैं आपके? मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, कद्दू या सूरजमुखी या सरसों के बीज। इससे ये क्या है? वसा के मुख्य स्रोत। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमें शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। चलिए, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। आपको क्या डाउट है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में पूछें। मैं कोशिश करूँगी मैं सबका जवाब दे पाऊँ। और ये यहाँ से हम कल पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।